नमस्कार दोस्तों। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से केस हार जाते हैं, कोई भी केस, सिविलियन केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, ठीक, और आपको वहाँ पर कोई और रास्ता नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे? आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय है, फाइनल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसके बाद आपका कोई गुंजाइश नहीं है, आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपके मन में जो डाउट है उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप केस हार जाते हैं तो वहां पर भी एक बार आपको ऑप्शन मिलता है। तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 136 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी एसएलपी को, यानी स्पेशल लीव पिटीशन को, वो लीव कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, यानी उसे छोड़ भी सकता है और उसे स्वीकार भी कर सकता है। हालांकि यहाँ पर कई सारे केसेस हैं जो आपके स्वीकार हो चुके हैं, ठीक, और वो एडमिट हो चुके हैं, और कई ऐसे जो एसएलपी हैं उसमें डेट भी मिल चुके हैं, और नेक्स्ट जो डेट आपको मिला है 18 अक्टूबर को मिला है, ठीक। हम बात कर रहे हैं चूंकि बिहार सरकार का एक स्टाफ नर्स का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस केस से रिलेटेड, ठीक। आदमी कोई एसएलपी क्यों करता है? यानी हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, लगता है कि यहाँ पर आपको न्याय की संभावना है, तब आप उसमें क्या करेंगे? एसएलपी करते हैं। एसएलपी कहाँ किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस केस में सुनवाई की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैटर ही नहीं बनते हैं। और कई ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते हो क्या हो जाते हैं? खारिज हो जाते हैं। एसएलपी तक ही सीमित रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ मैटर ख़त्म होने की नहीं है, क्योंकि केस एक्सेप्ट हो चुका है, एडमिट हो चुका है, और आपकी सुनवाई का हियरिंग भी मिल चुका है। दोस्तों, बात आती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से केस कोई हार जाता है, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जजमेंट आ जाता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? क्या होगा उसके बाद? दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास खुद की उसकी पावर होती है, खुद के पास उसका अधिकार होता है कि वो अपनी ही जजमेंट को फिर से रिव्यू कर सकता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जजमेंट को फिर से दोबारा रिव्यू कर सकता है, ठीक। दोस्तों, आर्टिकल 145 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जो डाला जाता है, रिव्यू पिटीशन, उसका रूल कौन बनाएगा? तो उसके लिए जो रिव्यू पिटीशन का भी रूल जो होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा, ठीक है। और हाँ, रिव्यू पिटीशन कौन करेगा भाई? तो रिव्यू पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी पिटिशनर थे, जिसने एसएलपीए फाइल किया, वो भी कर सकता है, या कोई एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि इसमें रिव्यू की ज़रूरत है और इस जजमेंट से किसी को फर्क पड़ता है इस जजमेंट से, तो वो थर्ड पर्सन यानी एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, वो रिव्यू के लिए जा सकता है। हाँ, रिव्यू जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट में अपील से अलग होता है। जैसे आप फाइल करते हैं, एसएलपी फाइल करते हैं, उससे थोड़ा ही हटकर होता है। और इसके लिए जो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को जजमेंट सुना दिया, ठीक, और आपके पास समय कितने दिन होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अक्टूबर को जजमेंट दिया है, हमारे बीच लिमिटेशन डे कितना होना चाहिए कि हम फाइल कर सकते हैं? तो आपके पास 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने का गैप होना चाहिए। 30 दिन के अंदर में आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। और वहाँ पर लगता है कई ऐसे केसेस हैं जिसमें लगता है कि हाँ, यहाँ पर जजमेंट जो हुआ है थोड़ा सा इसमें उतार चढ़ाव हुआ, या कभी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया और 10 दिन बाद, जजमेंट आने के 10 दिन बाद आपके पास क्या मिले? क्लू मिल गया, एविडेंस मिल गया, कुछ अन्य एविडेंस मिल गए, फैक्ट मिल गए, रिसोर्सेस कई तरह से प्राप्त हो गए आपको। तो फिर उस सिचुएशन में भी इसको मद्देनजर रखते हुए भी हमारे संविधान में ये आर्टिकल बनाया गया 137, 145 कि हाँ भाई, अगर जजमेंट के बाद किसी के पास एविडेंस मिलता है तो क्या होगा फिर? तो उसी के लिए कि 30 दिन का आपको समय दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट आने के बाद अगर आपके पास अदर एविडेंस मिल जाता है, क्लू मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से रिव्यू पिटीशन में जाकर और उस फैक्ट के तहत, उस एविडेंस के तहत वहां पर लगाकर और फिर से करवा सकते हैं। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग एसएलपीए कर सकते हैं। इसका तो मैंने कई सारे वीडियो में जवाब दे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखिए अनगिनत लोग एसएलपीए कर सकते हैं।
विचार भी करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी का मतलब होता है कि देखिए कि आप जो व्यक्ति पहले एसएलपी किया है, जो व्यक्ति और जिसका पहले टॉप मिल गया, टॉप रैंक मिल गया, उस एसएलपीए के जरिए, उस मेन एसएलपी के जरिए ही बाकी सारे एसएलपी को कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब भी केस की सुनवाई होती है तो उसी का टॉप लिस्ट पे नाम के तहत उस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होता है। बाकी देखिएगा किसी का नाम नहीं रहता है, ठीक है, हाँ रहता है लेकिन कनेक्टेड के साथ रहता है, क्योंकि उसी नाम से उसकी पुकार होती है वहां पर। सुप्रीम कोर्ट में केस आप कैसे जीतेंगे दोस्तों? कभी भी ये देखकर किसी को जज नहीं करें कि अगर ये जो एडवोकेट है ये क्या है कि बुजुर्ग है तो ये अच्छा बहस करेंगे, और एक कम उम्र का है तो अच्छा बहस नहीं करेगा, ठीक है। किसी को हम बुजुर्ग देखकर और एज को देखकर हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, या ये जज नहीं कर सकते हैं कि वो ज़्यादा विद्वान है, ये कम विद्वान है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले किसी भी एडवोकेट को पकड़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि वो क्रिमिनल लॉयर है या सिविलियन लॉयर है। अगर आपका केस क्रिमिनल है तो आप क्रिमिनल लॉयर को पकड़ेंगे, अगर आपका केस सिविलियन है तो आप सिविलियन लॉयर को पकड़ेंगे। हाँ, स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जो भी एडवोकेट है उसमें कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के जरिए आप कैसे पता करेंगे कि ये कितने दिन से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति जो एडवोकेट होते हैं कंप्लीट करने के बाद जो प्रैक्टिस करने लगते हैं उनको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है। उस इनरोलमेंट नंबर से आप ये चेक कर सकते हैं कि वो कितने दिन से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनसे मालूम भी चल जाएगा। आप पूछ भी सकते हैं कि हमें केस जीतने के लिए क्या क्या क्लू चाहिए, आप हमें कैसे केस जितवाएंगे, इस केस के रिगार्डिंग आप कौन से बेस स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, इस तरह का प्रश्न पूछेंगे। कोई भी एडवोकेट, आपका ये पूछने का अधिकार है, क्योंकि आप उनके पास जा रहे हैं अपना केस लेकर, तो ये भी आपका दायित्व बनता है कि पूछे। कोई भी एडवोकेट हो बेहिचक, ठीक है। ये सब प्रश्न आप नहीं करेंगे फिर नहीं जान पाएंगे उस एडवोकेट को। बात करने से ही मालूम चल जाएगा कि हाँ वो एडवोकेट के पास कितना नॉलेज है, कितने विद्वान है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी तो कोई चीज़ होता है कि वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, एक चीज़ है, मान लीजिए कि आपका जो सुनवाई है, फाइनल जो सुनवाई है, ठीक, फाइनल सुनवाई यानी मान लीजिए कि आपको सुनवाई का डेट पड़ गया 18 अक्टूबर, और 18 अक्टूबर के 2 दिन पहले आप एसएलपीए करते हैं, तो क्या विलंब हो सकता है? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए जो मेन लीडिंग केस है भाई, वो उसका तो सुनवाई है ही, होगा ही, क्योंकि बाद में किया गया तो उसको पहुंचते पहुंचते समय लगेगा, तो उसको भी क्या डिस्पोज कर दिया जाता है इसमें, क्योंकि जो मेन है उसी से इसमें उसका योगदान अहम होगा, उसी के अकॉर्डिंग सब चीज़। हाँ, आप ये करेंगे, चूंकि यहाँ पर आप शुरुआती से कोई केस नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, चूंकि आप यहाँ एसएलपीए में जा रहे हैं। एसएलपीए एक तरह से ओपन, रीओपन बोला जाता है, यानी पुनर्विचार बोल सकते हैं एक तरह से, यानी कोई जजमेंट हुआ हाई कोर्ट का, क्या वो अनुरूप है संवैधानिक तौर पे या नहीं, ये देखा जाता है। हम हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ये मेनली। और मेनली यहाँ पर एक लड़ाई है नियम की। केस में क्या है, नियम की लड़ाई है, नियमावली की लड़ाई। और नियमावली की लड़ाई में ज़्यादा आप रिसोर्सेस अलग से नहीं लगा सकते हैं। वही रिसोर्सेस आप यहाँ लगाएंगे जो पटना हाई कोर्ट में आपने दिया होगा, जो उसे कोरिलेट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते हैं उसमें, क्योंकि ये भी एक नियम का खिलाफ होगा, ये भी एक रूल है, ठीक है ना। आप वही चीज़ें यहाँ पर वैलिड कर सकते हैं जो आपने हाई कोर्ट में लगाया होगा, वो मान्य होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ होगा कि अभी बिहार इंजीनियर जो जेई थे, जूनियर इंजीनियर, बीटीएससी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट तो नहीं करवाता था, लेकिन मार्क्स बेसिस पर उसके फैसले देखने को मिला, और वो भी एडवर्टाइजमेंट को लेकर हुआ, नियमावली को लेकर। वहाँ 2017 का नियम था, यहाँ 2018 का नियम था, उसके रिगार्डिंग वहाँ पर बहुत अच्छा फैसला आया, ठीक है, कि जो पास हो गए हैं उसको आप आयोग घोषित नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर एडवोकेट लोग ये सब बातें वहाँ पर रखते हैं तो बहुत ही मदद मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है वो एक तरह से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना, प्रस्तुत किया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये भी नियमावली का लड़ाई है, ये भी नियमावली का लड़ाई है। वहाँ पर भी जो सेम बोला गया, जो प्रणाली बोला गया उसमें वही कि
हमें जो मार्क्स बेसिस पर हमने बात किया था हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो इसलिए इसको हम नए तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। हालांकि उसने मेंशन ही किया था, नोटिस नहीं निकाला था, ये अपना प्रस्ताव ही जारी किया था अखबार में कि सभी लोग क्या पहुँचे जो मार्क्स बेसिस वाले थे, जिनका मेरिट बन गया था, उन लोगों ने केस कर दिया, और केस करने के बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट ने उनको जीत दे दिया। हाँ, अब जो लोग जीत गए हैं उनका अब नए सिरे से उनका ज्वाइनिंग होगा, चूँकि फाइनल मेरिट लिस्ट तो तैयार होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर उसके बाद उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। जिनका मेरिट बन चुका है उनका हम बोल रहे हैं, ठीक है, चूँकि इसमें एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तक ही पहुंचा था बात की, तब लोगों ने केस कर दिया, सरकार एक्शन लेने ही वाली थी, उसको अब सेकेंड स्टेप बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि देखिए 18 अक्टूबर का जो केसेस है, ठीक है, बहुत सारे SLPA हैं, तो उसमें वो आपका फाइनल डेट नहीं है। वहाँ पर देखिए कई लोग होंगे काउंटर फाइल, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था कि भाई अगर आप समय रिस्पोंडेंट है, ठीक, और आपको काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया है, काउंटर फाइल यानी कि भाई आपसे कोई 5 लाख रुपया का डिमांड कर दिया, तो क्या आप देने के लिए सक्षम हैं, या क्या आप उस पर एलिगेशन लगाएंगे? आप जाकर बोलेंगे ना कि नहीं, आप काउंटर फाइल में जो रेस्पोंडेंट होगा वो जाकर, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, वो जाएंगे बोलेंगे कि नहीं मैंने उनका पैसा ही नहीं लिया है, इस तरह का एग्जाम्पल सीधे सिंपल भाषा में मैंने समझाया, ठीक है, वो जाकर उनके बातों को क्या करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ बात ही नहीं है, वो दूसरी भाषा में बोलेंगे, चूँकि एग्जाम्पल था ये, वो नौकरी के बात बोलेंगे, क्या ऐसा है कि आपने भी एग्ज़ाम पास किया है, ये है जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर दोनों लोग के एडवोकेट बहस करेंगे, फिर अगर काउंटर फाइल होता है तो दोनों लोग फिर से एक जज साहब के सामने 2 से 3 मिनट बहस चलेगा, उसके बाद आपका फिर एक नया डेट मिलेगा। नया डेट मिलेगा तो देखिए नया डेट पर कुछ हो, पॉसिबल हो, पॉजिटिव आने के चांसेस हो, जो चीज़ें मैंने बताया, अगर यहाँ पर इस तरह का एक्टिविटी होता है तो नियम 2 है, एक 2023 खुद एक कैडर रूल है, और 2022 एक खुद वो भी एक 2018 कैडर रूल है। 2018 प्रीफर करता है 2022 को, और 2023 प्रीफर करता है वैसे स्टूडेंट जिनको प्रमोट किया गया, ठीक है, चूँकि प्रमोट किया गया था ना कोरोना काल में, तो वो भी एक खुद कैडर रूल है जो एग्ज़ाम की बात करता है। तो ये चीज़ें हैं, अब देखिए क्या होता है उस दिन आपको मालूम चलेगा। अब बाकी फिर जैसा अपडेट होगा, लगेगा कि मुझे बताना चाहिए तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, और आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है, समझेंगे। जैसा भी होगा आप पढ़ाई करते रहिए, बी ऑप्शन भी लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ तो इतना मान कर चलिए कि जो लोग एग्ज़ाम पास हैं, आयोग घोषित करार नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि जो लोग पास हो गए हैं उनको हम फेल करार कर सकते हैं, और नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। देखिएगा ये चीज़ यहाँ पर या तो दोनों लोगों के लिए बीच का रास्ता निकाला जाए, ये सबसे उत्तम होगा, या फिर क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट ज़रूर बताएगा। लेकिन हाँ, जो लोग पास हुए हैं उनको अयोग्य घोषित नहीं करार दिया जा सकता है, जैसे BTSC JEE का फैसला आया है, ये उससे बहुत कोरिलेट करता है। आप उसका जजमेंट पढ़ेंगे, जो 100 पेज से भी ज़्यादा का जजमेंट है वो पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ओके, समझ गए? फिर जैसा होगा हम ज़रूर आपसे मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें।